नमस्कार मित्रों, मैं भरत सिंह गुर्जर, फुटबॉल कोच। सुबह या लास्ट क्लास के अंदर जिस टॉपिक को हमने छोड़ा था, CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिसुसाइटेशन, उस टॉपिक को दोबारा आप लोगों के बीच उसके प्रैक्टिकल पार्ट को लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। हमने पहले उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ध्यान दीजिएगा, इस प्रैक्टिकल पार्ट को करने से पहले आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में जानकारी होना, परिचय होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद हम लोग इसके प्रैक्टिकल पार्ट को करेंगे। CPR ना केवल जान बचाने में अपितु जीवन को पुनः लौटा कर लाने में सहायक होता है, लेकिन हमें यह भी ध्यान देना है कि किसी भी पद्धति का यदि हम लोग सही उपयोग ना करें तो कई बार वह हमारे लिए हार्मफुल या हानिकारक भी हो सकती है। अतः इन चीज़ों का ध्यान धरते हुए हम लोग इस CPR कार्डियो पल्मोनरी रिसुसाइटेशन पद्धति का प्रैक्टिकल पार्ट उपयोग में लाते हैं। साथ ही मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि इस भाग को आप अपने विद्यालय, अपने हॉस्टलों, अपने खेल मैदान, अपने संगी साथी, अपने से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को ज़रूर से ज़रूर इसे सिखाएं, क्योंकि यह एक जीवन को पुनः प्रदान करने वाला प्रक्रम है, जिसके अंदर एक बार व्यक्ति की उखड़ी हुई सांसें, गया हुआ जीवन, वापस जा चुकी चेतना पुनः लौट कर आ सकती है। अतः इसका ज्ञान आपको सभी लोगों को आवश्यक रूप से बांट कर चलना है। जैसे ही आपको ये पता लगा कि कोई भी खिलाड़ी मूर्छावस्था के अंदर चला गया है, उसकी चेतना शक्ति चली गई है और वह अर्धचेतन अवस्था में है, मूर्छित अवस्था में है, अनकॉन्शियस उसको हो रही है, कॉन्शियस चली गई है, सबसे पहला काम बॉडी पोस्चर, उसकी बॉडी हमें देखनी है। अगर वो खिलाड़ी उल्टी गिरी हुई अवस्था में है, मीन्स अगर वो प्रोन पोजीशन में गिरा हुआ है, वह उसका मुंह जमीन की तरफ है, सावधानी पूर्वक हमें बाईं करवट लेते हुए, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड लेते हुए सावधानी पूर्वक सबसे पहले उसे सीधा लिटाना है। सीधा करने के तुरंत पश्चात जो आपको अगला, ये सारे काम बहुत जल्दी जल्दी होंगे, लेकिन हसल बसल में ना हो, आपकी घबराहट किसी की जान ना ले ले। हमारा काम उसकी जान को वापस लाना, ना कि उसकी जान को बिगाड़ना। हमें सर्वप्रथम सीधा करने के बाद उस व्यक्ति की धड़कन को चेक करना है। कौन सी धड़कन? हार्ट की बीटिंग, क्या हृदय धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा। इसके लिए क्या करना है? अपने कान को उस पेशेंट या रोगी या व्यक्ति के दिल के पास गहराई से टिका कर रखें। आपको महसूस हो जाएगा। अगर महसूस नहीं हो रहा है तो आपको ये अगला काम करना है। जब आपने धड़कन चेक कर ली, महसूस हुआ कि धड़कनों में कहीं ना कहीं अनिश्चितता है, तो आपको क्या करना है? उस व्यक्ति के सर के पास जाना है, अपने दाहिने और बाहिने हाथ को उसके सर और चिन के बीच में रखना है और उसके सर और चिन को, यदि सर और चिन आपस में भिड़ा हुआ है तो उसके चिन्ह को ऊपर खींचकर, जिस तरह से इस डायग्राम को आप देख पा रहे हैं, ये चलचित्र आपके सामने चल रहा है, इस प्रकार से बहुत स्मूथली ऊपर कर कर ले आना है, इसलिए कि कहीं उसकी जीभ तो उलट नहीं गई। इसे स्लो टंग का केस कहते हैं, जिसकी वजह से एयरवे बाधित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग रिसुसाइटेशन का ABC पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग एयरवे को चेक कर रहे हैं। पहले हमने धड़कन चेक करी, अब हम लोग इस एयरवे को, और एयरवे कहाँ से शुरू होता है? नाक से शुरू होता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको उसकी जीभ के, उसके मुख मार्ग को चेक करना है कि कहीं जीभ उल्टी तो नहीं हो गई, जिससे श्वसन का मार्ग जकड़ जाए। तो आप देख सकते हैं कि जब चिन्ह नीचे होती है, थोड़ी ट्रैकिया के लग जाती है, विंड पाइप के लग जाती है, तो जीभ जो है श्वसन मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। देखिए, हमारे यहाँ पर एक ढक्कन होता है, ये इस गले में श्वासनाल और ग्रासनाल दोनों के मध्य में, ट्रैकिया और इसोफेगस के मध्य में एक ढक्कन होता है, जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। ये एपिग्लोटिस इस तरह से होता है। देखिए, मेरे हाथ के दो हिस्से आपको दिख रहे हैं, आधा हिस्सा ग्रासनाल, आधा हिस्सा श्वासनाल। अब ये क्या करता है, जब हम लोग खाना खाते हैं
तो यह है, जब हम लोग खाना खाते हैं आधा हिस्सा ग्रासनाल, आधा हिस्सा श्वासनाल। तो जब खाना खाते हैं तो इसने श्वासनाल को बंद कर लिया, जब हम लोग श्वास लेते हैं तो इसने ग्रासनाल को बंद कर लिया। अब ये एपिग्लोटिस एक ऐसा ढक्कन होता है जो अपने आप ही दोनों तरफ खुलने बंद होने का काम करता है। खाना खाया तो श्वासनाल को बंद कर लिया, और जब हमने श्वास ली तो इसने ग्रासनाल को बंद कर लिया। हमारा उद्देश्य, अगर चिन जकड़ गई तो ये बंद हो जाता है, जिससे ग्रासनाल और श्वासनाल दोनों बंद हो जाती है। इसलिए हमारा पहला उद्देश्य चिन को ऊपर करके और इस उल्टी हुई जीभ को ऊपर लाना, जिससे कि ये जो एपिग्लोटिस का जो ढक्कन है, ये ढक्कन अपनी प्रॉपर पोजीशन में आ जाए। ना तो श्वासनाल को कवर रखा हुआ है, न ग्रासनाल को, ये अपनी उस स्थिति में आ जाए जहां से दोनों के मध्य में यह स्टैंडिंग रोल प्ले करता है। इसलिए हमें सबसे पहले उसकी चिन को सही स्थिति में, ठोड़ी को सही स्थिति में लाना जरूरी है। आप मेरे दाहिने हाथ पर इस डायग्राम का बहुत गहनता से अध्ययन करें। यदि हृदय के पास धड़कन का पता नहीं लगा, अब उसकी नाक के पास, नॉस्ट्रिल्स के पास अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स को रखे, सेंसेशंस का आभास हो जाता है। अगर फर्स्ट 2 फिंगर्स से भी आपको पता नहीं लग रहा है तो अपने कान को उस रोगी की नाक के पास सटते हुए लगा दे। यदि उसको ब्रीदिंग आ रही है, यदि उसको श्वसन आ रहा है, तो उसका जो बाहरी श्वसन, जो बाहर आने वाली सांस है, वह आपके कान को महसूस हो जाएगा, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली उसका श्वसन जो है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। यहाँ तक का प्रक्रम हम लोग बात करें कार्डियोपल्मोनरी रिसुसाइटेशन के अंदर आपका सीपीआर का, जब हमने बात की थी ABC, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, तो एयरवे को चेक करने, एयरवे को खोलने का काम करना है। जब सीपीआर में सबसे पहले आपने एयरवे को खोल दिया, ए कंप्लीट कर दिया, अब आपको आना है बी के ऊपर। बी क्या है? ब्रीदिंग। उसकी श्वसन को वापस लाना है। अब उसकी श्वसन को वापस लाने के लिए आपको क्या करना है? आपको कृत्रिम श्वसन का प्रयोग करना है। कृत्रिम श्वसन के प्रयोग के लिए आपको क्या करना है? अपने एक हाथ से, बाएं या दाहिने जिस भी हाथ से आप पकड़े हैं, उसकी नॉस्ट्रिल्स को पकड़ ले और नॉस्ट्रिल्स को ऊपर की तरफ खींचकर दूसरे हाथ से उसके जॉ को, उसके जबड़े को पकड़ ले और दोनों को बहुत तेजी से ऊपर और नीचे की तरफ खींच ले। अब अपने मुख से उसके मुख में लगभग 5 सेकंड लंबा एक सांस अंदर डालें और फिर उसके मुंह को बंद कर दें। ऐसा आपको लगातार करते रहना है जब तक कि रोगी को हल्का सा सर्कुलेशन या हल्का सा श्वसन के प्रति थोड़ी सी चेतना ना आ जाए। ध्यान दीजिएगा, नाक से दूसरे हाथ से जां की हड्डी को, जौ के जबड़े की हड्डी को खींचना है। कम से कम 5 सेकंड लंबा श्वसन देना है। ऐसा लगातार कई बार आपको करना है बिना किसी हिचकिचाहट के। इस वक्त आपका सबसे बड़ा धर्म है मानव सेवा। समस्त चीजों को भूल जाइए, किसी की जान बचाना आपका सबसे बड़ा उद्देश्य है और इस चीज को आपको सभी लोगों को बताना है। आपसे मैं ये विनती करूंगा कि इसको अपने वॉल पे सब लोग जरूर शेयर करें। आपसे हाथ जोड़कर विनती रहेगी, जरूर शेयर करें। ये जान बचाने का प्रकर्म है। तो आप देख पाएंगे इस दाहिने तरफ की एनिमेटेड इमेज के अंदर कि लगातार जब हम लोग इस प्रक्रम को करेंगे तो हमारे फेफड़ों के अंदर वायु जाएगी, फेफड़ों के अंदर से वायु बाहर आएगी और यही अति आवश्यक है। सर्वप्रथम रक्त का संचार शुरू करने के लिए, हार्ट की बीटिंग को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहला जो काम करना है वह यह करना है कि किसी भी प्रकार से फेफड़ों के अंदर वायु आने या जाने लग जाए, बाहरी मार्ग से बाहर की वायु एक बार अंदर आने जाने लग गई, फेफड़ों का विस्तारण शुरू हो गया, तो फेफड़ों का विस्तारण शुरू होने के बाद हार्ट का भी पैरेलल काम शुरू हो जाता है। इस चीज के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। तो सीपीआर शुरू करने के लिए सबसे पहले आपने जो स्टेप्स हमें चेक करने थे, ए और बी चेक कर लिया, एयरवे चेक कर लिया, ब्रीदिंग चेक कर ली। अब हमें देखना है ये दोनों चीजें अगर संतुष्ट नहीं है, थोड़ा बहुत गड़बड़ आ रही है, तो हमें सर्कुलेशन चेक करना है। सर्कुलेशन कैसे चेक करना है? हाथ की दोनों बीच की फिंगर लीजिए और इन फिंगर्स को यहाँ गले के पास कैरोटिड आर्टरी होती है, यहाँ लगाइए।
आप महसूस करेंगे कि यहाँ रक्त का प्रवाह आपको धक 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 करके महसूस होगा। इस तरह से जब ये प्रवाह आपको पता लग जाए, इसका मतलब आपका एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन ठीक चल रहा है। अगर तीनों काम ठीक चल रहे हैं तो खिलाड़ी ज़्यादा गंभीर नहीं है, उसे सामान्य चेकअप के लिए आप हॉस्पिटल डिस्पाच कर दीजिए। लेकिन यदि इन तीनों के अंदर कोई दिक्कत है, और मोस्टली इस सर्कुलेशन चेक करने में कैरोटिड आर्टरी, जो गले की आर्टरी है, हृदय के सबके नज़दीक होती है, सबसे नज़दीक, इसलिए इसका प्रवाह सबसे पहले यहाँ पहुँचता है, सबसे पहले इसे चेक किया जाता है। अगर यहाँ आपको रक्त का प्रवाह महसूस नहीं हो रहा तो गंभीर बात है। बिना एक भी क्षण गंवाए आपको तुरंत प्रभाव से सीपीआर शुरू कर देना है। बिना एक भी क्षण गंवाए तुरंत प्रभाव से कार्डियो पल्मोनरी रिसुसाइटेशन शुरू कर देना है। अब यह किस तरह से शुरू करना है, ध्यान दीजिएगा। इसे शुरू करना हमें अनजाने में शुरू नहीं करना। इसके कुछ सिद्धांत हैं जिनका हमें पालन करना है और कुछ उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत प्रभाव से मुक्के मारना शुरू कर दिए, पत्थर लाकर देना शुरू कर दिया, जोर जोर से हाथ मारना शुरू कर दिए, नहीं। इसके कुछ तरीके हैं जिनको हमें सीखना है और सीपीआर उसी हिसाब से देना है, तभी रोगी की जान वापस आ पाएगी, अन्यथा जान और मुश्किल में चली जाएगी। तो सर्वप्रथम तो हमें यह याद रखना है कि सीपीआर का हमारा उद्देश्य क्या है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिसुसाइटेशन। आप देख सकते हैं हमारा प्रथम उद्देश्य ही हृदय का प्रवाह पुनर्जीवित करना, फेफड़ों के अंदर वायु के प्रवाह को आना और जाना सुगमता पूर्वक सुनिश्चित करना। ऐसा भी घनिष्ठ प्रयास ना हो बहुत ज़्यादा, जिससे हृदय या फेफड़ों पर आघात पहुंचे, हृदय हार्ट स्ट्रोक की अवस्था में चला जाए और फेफड़े के साथ पसलियां डैमेज हो जाएं। इसलिए हमें इन प्रिंसिपल्स का बहुत गंभीरता पूर्वक पालन करना है। तो सीपीआर देते वक्त हमें उतना ही डिग्री ऑफ लोड हमारे हाथों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है जितना कि हृदय आघात को सहन कर पाए। अब यह कम से कम अधिक से अधिक 2 या 3 डिग्री हमारे टोटल बॉडी प्रेशर का लोड हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पंपिंग का या हमारे दबाने का उद्देश्य केवल इतना है कि हृदय पुनः पंपिंग चालू कर दे, जिससे रक्त का प्रवाह आ और जा सके। हृदय को डैमेज करना हमारे इस दबाने या सीपीआर का उद्देश्य नहीं है। इसलिए लोड उतना ही देना है जितना कि वह सहन कर पाए। तो सीपीआर शुरू करते वक्त पहला गाइडिंग प्रिंसिपल, दाएं हाथ के ऊपर बाएं हाथ को रखा जाए, कोशिश करना है। अगर ये संभव नहीं हो तो कोई बात नहीं, कुछ लोग लेफ्टी हो सकते हैं, लेकिन यथासंभव कोशिश आपको क्या करनी है, दाएं हाथ के ऊपर बायां हाथ रखा जाए। यह हमें पहला प्रिंसिपल पालन करना है। दूसरा सिद्धांत अनिवार्य तौर पर जो कठोरता पूर्वक याद रखना है, आपकी कोहनी दबाव देते वक्त बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जब नीचे आए तो कोहनी मुड़ गई, ऊपर गए तो कोहनी सीधी हो गई, फिर नीचे आए कोहनी मुड़ गई। नहीं, आपकी कोहनी बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, दबाव देते वक्त भी, ऊपर आते वक्त भी। जैसा कि आप दाएं तरफ के डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, कोहनी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। आपके हाथ का दबाव आपकी बीचों बीच, ये जो स्टर्नम हड्डी है बहुत रिजिड बोन होती है। हार्ट अटैक वक्त इसको ड्रिल मशीन से काटना पड़ता है, बहुत रिजिड मशीन होती है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सारा प्रेशर इस स्टर्नम हड्डी के ऊपर पड़ना चाहिए। आप देख सकते हैं दाहिनी तरफ के दोनों चित्रों में कि स्पष्ट तौर पर, और आप इसे छूकर भी महसूस कर सकते हैं, ये शरीर की सबसे रिजिड बोन होती है। आपके हाथों का पूरा कंप्रेशन, सारा का सारा दबाव इसी हड्डी के ऊपर जाना है। स्पष्ट तौर पर आपको याद कर लेना है। लगातार 30 कंप्रेशंस, 30 बार प्रेशर, 30 दबाव लगातार, कम से कम 30 दबाव आपको बिना रुके देने हैं। मैं ध्यान दे रहा हूं, कम से कम 30। ऐसा नहीं हो कि लगातार आप 30 के बाद 300, 500, 700 चला जाए।
नहीं, 30 के बाद 2 3 4 5 ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 30 दबाव तो आपको लगातार देने ही देने हैं, तभी आपका सीपीआर सक्सेसफुल हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा, किसी का जीवन दांव पे लगा हुआ है। आपकी 1 सेकंड की देरी, क्षण भर का रेस्ट भी आपके उस पेशेंट को ऊपर पहुंचा सकता है। इसलिए आपको पुश करना है, लगातार करना है, बहुत हार्ड करना है, बिना रुके करना है और बहुत तेजी के साथ करना है। तेजी का मतलब ऐसा ना हो कि आपका दबाव कम पड़ जाए, पूर्ण दबाव, पूर्ण पुश, लेकिन बहुत तेजी के साथ साथ कोहनी सीधी रहनी चाहिए। किसी का जीवन आपके हाथ में है, ये ध्यान रखना है आपको। प्रत्येक 30 कंप्रेशन के बाद, प्रत्येक 30 दबाव के बाद आपको 2 बार ब्रीदिंग, 2 बार मुख से मुख कृत्रिम श्वसन अनिवार्य तौर पर देना ही देना है। ऐसा ना हो कि कहीं आप कंप्रेशन ही कंप्रेशन देते रहें, दबाव ही दबाव देते रहें। हाँ, हार्ट ने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन लंग्स को भी तो पैरेलल काम करना है, फेफड़ों को भी तो पैरेलल काम करना है। वो काम कौन करेगा? वो काम करेगा हमारी बाहर से दी गई वायु, जो कि मुख से मुख कृत्रिम श्वसन के द्वारा जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आपके कंप्रेशन के बाद आपकी ब्रीदिंग ही प्राण वायु का संचार करेगी और वही हार्ट की बीटिंग को भी पैदा करेगी। केवल और केवल कंप्रेशन ही, केवल और केवल 30 दबाव ही मृत हुए व्यक्ति को जीवित नहीं करेंगे। 30 कंप्रेशन अनिवार्य है, लेकिन उसके बाद प्राणदायिनी जीवन शक्ति का वायु का संचार, वह ऑक्सीजन जो आप मुख से मुंह दे रहे हैं, वही प्राण को वापस लाएगी। इसलिए ब्रीदिंग पर फोकस करना है। 5 सेकंड का कम से कम ब्रीदिंग हो, जॉ को नीचे खींचना है, नोज को ऊपर खींचना है। हम प्रीवियसली इसे कर चुके हैं। जब आपने यह काम कर दिया, अब पुनः इस पूरे प्रक्रम को एक बार आप इस दाहिने हाथ पर एनिमेटेड इमेज के माध्यम से फिर से दिमाग में विजुअलाइज कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यह किसी के जीवन को पुनर्स्थापन का काम है। बहुत परफेक्शन के काम होना साथ होना चाहिए, बिना किसी हसल बसल के होना चाहिए, बिना डरे बिना घबराहट के होना चाहिए। इसलिए इस चीज़ को आप बार बार अपने विद्यालय में, अपने कॉलेज में, अपने हॉस्टल्स में अपने साथियों को कर कर दिखाएं। आपके घर में भी यह और लोगों को आना ही आना चाहिए कि किस प्रकार आप इस कार्य को कर पा रहे हैं। यह जीवन शक्ति को, खोई हुई जीवन शक्ति को वापस लाने का काम है। कभी भी जीवित आदमी के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट ना करें। सदैव कोई आर्टिफिशियल टुकड़ा या कोई खिलौना इस तरह का ले, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स को आप कर कर दिखाएं, तो यह प्रयोग आपके लिए सफल हो जाएगा। मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज का यह वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा शेयर होना चाहिए। यह किसी के जीवन को बचाने का काम कर रहा है। आपको भी दुआ मिलेगी, हमें भी दुआ मिलेगी। तो साथियों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आज का ये जो जीवनदायिनी वीडियो हमने आपके प्रेरणा के लिए, आपकी क्लास के लिए जो प्रस्तुत किया है, मैं आपसे बतौर एक गुरु यह दक्षिणा मांग रहा हूँ कि कृपया इस वीडियो का शेयर अधिक से अधिकतम होना चाहिए। यह आपको सौगंध है आपके गुरु की कि यह जीवन बचाने का वीडियो है। अधिकतम आपको इसको शेयर करना है। आपका भरत सिंह गुर्जर, फुटबॉल कोच, आपकी सेवा में और इसी प्रकार के प्रेरणादायी शिक्षणप्रद सामग्री लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो शेयर जरूर करें, सौगंध है आपको।